डेली साला डिजिटल पर मैं सबीहा फातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मौलाना आज़ाद की खिदमत बतौर मुफ़क्किर, मुफ़स्सिर, मुदब्बिर, सहाफ़ी और रहनुमा यकीनन काबिल तहसीन और तक़लीद है। लेकिन मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा भी था जिसे या तो यकसर भुला दिया गया है या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, 1922 में मौलाना आज़ाद पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। इन चार्जेस पर मौलाना का जो रद्द-ए-अमल था, वो यकीनन काबिल-ए-गौर है। इसी पर बात करेंगे हमारे आज के मेहमान, द वायर के बानी एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब मेहताब आलम। मेहताब आलम कसीरुल लिसानी सहाफ़ी, पॉडकास्टर और मुहक्किक हैं जो पिछले 10 साल से अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में लिखते रहे हैं। सियासत, कानून, अदब, मीडिया, इंसानी हुकूक आपके पसंदीदा मज़ामीन हैं। द वायर के अलावा बीबीसी, द इंडिपेंडेंट उर्दू, इनकलाब उर्दू डेली और डेक्कन हेराल्ड में मुआविन मुसन्निफ रहे हैं। मेहताब आलम साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। शुक्रिया सबिहा साहिबा, शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। जी, मेहताब आलम साहब, हमें बताएं कि 1922 में वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर मौलाना पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे? मौलाना पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने कुछ तकारीर किए जो कि सेडिशियस नेचर के थे। मतलब जो उस वक़्त की जो हुकूमत थी, उसके उसके खिलाफ थे वो तकारीर। तो उसकी बुनियाद पर उन पर मुकदमा चलाया गया था। अफ़सोस की बात ये है कि और ये 100 साल पुरानी बात है। आप देखें 2022 में बिल्कुल। इसको 100 साल हो जाएँगे। अ, हुँ, और जो बात उस वक़्त जिसको हम सेडिशन कहते थे या कह लें कि राजद्रोह कहते थे या ये कहें कि मुल्क जो बगावत। स्टेट है या जो उस हुँ, वक़्त की हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत कहते थे, हुँ, वो हुँ, आज के दिनों में उसको मुल्क की बगावत समझा जाने लगा है। उसको बिल्कुल। देशद्रोही या आज देशद्रोह कहा जाए। तो ये बिल्कुल, आज भी ये मामला मुताबिकत रखता है। जी, 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 जी। जी, तो उन पर हुँ, ये मुकदमा हुआ था और उनके पास मतलब ये वो अगर चाहते तो वो साफ कह देते, इनकार कर देते कि ये दलील देते कि नहीं मेरा जो मेरी जो तकरीर है, वो सेडिशियस नहीं है, इसमें बगावत नहीं है। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे और कई लोगों ने उनसे कहा भी, उसकी सफाई भी देते। लेकिन जी। वो ना करके बाज़ाब्ता उन्होंने ये आप अगर कौल फैसल पढ़ेंगे जो हुँ, उनकी तकरीर है जो उन्होंने जिसको खुद गांधी ने महात्मा गांधी ने बहुत ही अहम तकरीर करार दिया। अ, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने न सिर्फ़ जो तकरीर की थी उसको ये कहा कि हाँ, ये मेरे तकारीर हैं और जी। उसको लेकर के उन्होंने स्टैंड किया। हुँ, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। कोई मर्सी पिटीशन वगैरह नहीं नहीं, लिखा बिल्कुल, उन्होंने। उससे हुँ, यकसर इनकार कर दिया उन्होंने, हुँ, उनसे जब ये हुँ, कहा मतलब एक तरह से कहा गया कि अगर आप एक तरह से अगर मान लें कि आपने गलती की है, तो उन्होंने यकसर इसका इनकार कर दिया और उन्होंने इस चीज़ के लिए कुरान और हदीस और जो इंसानी तारीख़ है और जो दूसरे मज़ाहिब हैं, उसकी जो तारीख़ रही है, उसका हवाला भी दिया। ख़ास और फ़िलॉसफ़ी वग़ैरह का भी हवाला दिया। तो आप देखते हैं कि उसमें एक हदीस का हवाला भी देते हैं और वो कहते हैं कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत हिंदुस्तानी मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जी। जब मैं कोई ज़ुल्म होता हुआ देखूँ, तो मतलब वो ईमान के 3 दर्जे जो बताए जाते हैं, उसका ज़िक्र हुँ, करते हैं और कहते हैं कि मैं उसका यकसर इनकार करूँ, मतलब बोलूँ कि ये गलत मतलब हाथ से रोक दूँ, पहला दर्जा जो समझा जाता है। अगर मैं उसकी कुव्वत नहीं रखता हूँ, तो बोलकर कहूँ कि ये गलत हो रहा है और तीसरा जो सबसे कमज़ोर दर्जा समझा जाता है ईमान का, वो ये कि कम से कम दिल से आप ये समझें कि वो
गलत हो रहा है। तो उसका उसका हवाला भी देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का हवाला देते हैं। मसलन उसमें वो कहते हैं कि खुद अदलिया की, जुडिशरी की ये तारीख रही कि जब जब मतलब कैसे उसको इस्तेमाल किया गया है, तो उसका हुँ, उसका भी ज़िक्र मिलता है। मैं चाहूँगा कि क़ारीन उस तकरीर को ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने आपको लिंक भी भेजा, अगर आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दें, तो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। से भी लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि हुँ, जिस तरह से एक तो जो मौलाना मौलाना आज़ाद का जो तकरीर करते थे या जो लिखते थे, उसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी जो उर्दू थी या फ़ारसी ज़्यादा उर्दू, और वो मतलब जिस लेवल की उर्दू लिखते थे, हुँ, वो उसको ट्रांसलेट करना भी मुश्किल है और उसको पढ़ने का मतलब अपना एक लुत्फ़ है, तो उसको पढ़ना चाहिए। हुँ, जी। हुँ, जी। जी, आप कह रहे थे कि गांधी जी के मुताबिक ये जो 30 सफ़हात की तहरीर का जो नेशनलिज़्म पर एक फसीह मक़ाला कहा जा सकता जी, है। जी, जी, उन्होंने खुद ही उस कहा था। हाँ, जी, और जी, खुद जो है कई किसी मौके पर खुद गांधी जी को भी इस कानून के तहत, जिसको कि इंडियन पिनल कोड की दफ़ा 124 ए कहते हैं, हाँ, सेडिशन का कानून जो है, जो आज तक बरकरार है। हुँ, जबकि इसके तहत जितने भी बड़े लोग थे, उनको उनके तहत मुकदमा कायम किया गया, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे हुँ, तिलक हों, बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे एनी बेसेंट हो, बहुत सारे नाम आप देखें कि शायद ही कोई ऐसा नाम होगा, बड़ा नाम होगा जिनके खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया, और बल्कि नेहरू ने खुद भी बाद में इसकी मुखालफत की थी। उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल हुआ था, और हाल के जी, दिनों में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस्तेमाल होता रहा है और होता है इसका। जी, जी। जी, बिल्कुल। मेहताब आलम साहब, हम चाहेंगे कि इस मक़ाले के उन नुकात की आप निशानदही कर दें, जिससे नेशनलिज़्म के मायने वाज़ेह हो जाएँ, आज के दौर के लिए भी। और नेशनलिज्म मैं मतलब नेशनलिज्म के उसमें कि जिस तरह से आज आज के ज़माने में नेशनलिज्म को पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नेशनलिज्म एक ख़ास मज़हब के मानने वाले ही नेशनलिस्ट हो सकते हैं, वही कौमियत के अलंबरदार हो सकते हैं। जबकि आप देखें, चाहे मौलाना आज़ाद को देखें, चाहे और जो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, उनके पास जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था। मतलब एक खास किस्म की नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था, बल्कि हुँ, उसके लिए जो उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और ये वो है कि मुत्तहिदा कौमियत, कंपोजिट नेशनलिज्म, जिसमें सबका हक हो, सब बराबर हों, इस तरह की नेशनलिज्म का तसव्वुर किया गया। और जो अभी हम देख रहे हैं, वो एक तरह से जो है एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म है, जिसमें किसी एक खास मज़हब के मानने वाले, और उसमें भी पर मज़हब के बाद भी जो है उस मज़हब में भी खास कुछ लोगों के मानने वाले पर को ज़्यादा अहमियत दी जाती। तो इसका तो इस तकरीर में आप देखेंगे कि इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें इस्लाम का भी हवाला मिलता है, इसमें जीसस क्राइस्ट का भी हवाला मिलता है, इसमें दूसरी जो तहज़ीबें रही हैं, उसका भी हवाला मिलता है। तो कहीं न कहीं इस तकरीर, और इसीलिए गांधी जी ये कहने पर मजबूर हुए कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें सबको समो लेने के और सबको शामिल कर लेने वाली बात कही गई थी। और ये भी था कि और जैसा कि अक्सर लोग कहते भी हैं कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मज़हब की बुनियाद पर जो हिंदुस्तानी अवाम है, उसको तक़सीम करने की कोशिश की जाए, ताकि उनको हुकूमत करने में आसानी हो। उसका भी रद्द-ए-अमल इस तक़रीर में मिलता है, और इससे भी इस बात को समझा जा सकता है कि ये जो तकारीर इन्होंने किए थे, मौलाना आज़ाद ने किए थे,
और जिन साहिबान के हक में ये तकारीर किए थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे। जी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गैर मुस्लिम थे। तो ये भी, और खुद मौलाना जहाँ एक बड़े सियासतदान थे, जहाँ एक बड़े सहाफ़ी थे, उसी के साथ-साथ एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी थे। तब बिल्कुल। मुफ़स्सिर हुँ, कुरान थे, हदीस की अच्छी, मतलब एक तरह से मुहद्दिस भी बहुत हद थे, और इस्लामी स्कॉलर थे। तो वो भी एक पहलू है इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल का जो रिवाज चल पड़ा है कि किसी को भी खड़े-खड़े, बैठे-बैठे एंटी नेशनल जो करार दे दिया जाता है, तो उसकी तशरीह बिल्कुल ही अलग थी। एंटी नेशनलिज़्म की तशरीह जो है बिल्कुल ही अलग समझी जाती थी। आप ज़रा उसकी भी वज़ाहत कर दें कि एंटी नेशनलिज़्म क्या होता है? अभी नेशनलिज़्म आपने समझाया है तो। जी, जी। तो हुँ, पहली बात तो ये जो एंटी नेशनलिज्म की इस्तिलाह है या हुँ, देशद्रोही की इस्तिलाह है, जो हुँ, आजकल बहुत आम हो गई है। मतलब अगर किसी को सेडिशन के खिलाफ भी मतलब सेडिशन के तहत भी अगर किसी के ऊपर मुकदमा कायम किया जाता है, तो वो एंटी नेशनल नहीं हो जाता है या नहीं हो हुँ, जाती है, मतलब किसी के। बिल्कुल, वो, बिल्कुल। क्योंकि एक बुनियादी फ़र्क है कि मतलब ये आप ये समझिए कि एक है नेशन, एक मतलब एक है हमारा मुल्क और एक है हमारी हुकूमत। हाँ, आप हुकूमत वक़्त के खिलाफ होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुल्क मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं। जब एंटी नेशनल कोई कहता है तो वो कहता है कि देशद्रोही। ये इस्तिलाह अपने आप में गलत है। किसी का हुकूमत वक़्त के खिलाफ होना, मसलन आज अगर कहीं कांग्रेस की हुकूमत है और आप उसकी मुखालफत करते हैं, तो आप मुल्क के उस स्टेट के मुखालिफ नहीं हो जाते, बिल्कुल, उस मुल्क के मुखालिफ नहीं हो जाते। तो क्योंकि हुकूमतें जो होती हैं, वो तो बदलती रहती हैं। वो आज इस सियासी पार्टी की है, कल इस दूसरी सियासी पार्टी की होगी, कल तीसरी सियासी पार्टी की होगी। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इन कवानीन का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी न कभी इन्हीं कवानीन के तहत उन पर मुकदमा कायम किया गया है। तो जी, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंट्री बीइंग एंटी नेशनल एंड बीइंग एंटी स्टेट। कोई भी शख्स, और हमें मतलब एंटी गवर्नमेंट होने का जो हक है, वो हमारा खुद जो दस्तूर है, वो देता है। उसकी इसकी इजाज़त जो है हमें अपने दस्तूर में मिलती है, जिसका हर शख्स ने हलफ उठाया है, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत में उन्होंने हलफ उठाया कि वो उसकी उसको उसको आगे बढ़ाएँगे। तो बिल अगर कोई शख्स हुकूमत वक़्त के खिलाफ है, तो वो कहीं से मुल्क मुखालिफ उसको करार नहीं दिया जा सकता है, इंटरनेशनल करार नहीं दिया जा सकता है। और किसी भी हर एक शख्स को जो अ, हुकूमत की मुखालफत करने का जो हक है, वो हमारा खुद का दस्तूर देता है, जो किसी भी डेमोक्रेसी में, और ख़ास तौर पर हमारी जो जमहूरियत है, हिंदुस्तानी जमहूरियत है, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यकीनन, यकीन। मेहताब आलम साहब, मौलाना आज़ाद ने ये भी कहा था कि कानून और अदालतों का इख्तियार एक ताकत है जिसे इंसाफ और नाइंसाफ़ी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। इंसाफ पसंद हुकूमत के ज़रिए हक़ व इंसाफ का बेहतरीन ज़रिया है और ज़ालिम और जाबिर हुकूमत के लिए नाइंसाफ़ी का जी। इससे बेहतरीन ज़रिया नहीं है। मौजूदा हालात की रोशनी में ज़रा इसकी वज़ाहत कर दें। तो अब देखें, ये बात उन्होंने 100 साल पहले कही थी, हुँ, और आप कोई 10 जजमेंट उठा लें, किसी भी अ, हाई कोर्ट की, या फिर सुप्रीम कोर्ट की फॉर दैट मैटर, अगर उठा लें और आप उसका तज्ज़िया करें, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिस तरह की हुकूमत होती है, हाँ, जिस तरह की पार्टी रूल कर रही होती, उसी तरह के जजमेंट आते हैं। तो ये और इसमें इसमें बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स ने और बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने इसके ऊपर तफ़सील से लिखा है। हुँ, तो ये तो बहुत क्लियर है, कोई भी शख्स जो अखबार पढ़ता हो और लगातार अखबार पढ़ता हो या हुँ, पढ़ती हो, तो हुँ, वो अगर देखें, अपनी खुले आँखों से देखें, तो ये बात जो मौलाना ने आज से 100 साल पहले कही थी, अफ़सोस की हुँ, बात ये है, और उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए ये बात कही थी।
तो पहले भी वो चीज़ें हो रही थी, मौलाना के ज़माने में भी वो चीज़ हुई और हुँ, अफ़सोस की बात ये है कि आज भी वो चीज़ आज़ाद हिंदुस्तान में मतलब ये बात उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान में कही थी और जब हम पर दूसरों की हुकूमत थी, उस हुँ, दौरान कही थी। लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि आज़ादी को मिले हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए उसके बावजूद भी और अदलिया जिसको कि आज़ाद समझा जाता है और आज़ाद होना चाहिए। हाँ, समझा हुँ, जाता है या नहीं जाता है वो दूसरी बात है लेकिन आज़ाद होना चाहिए, हुँ, क्योंकि जो हमारा दस्तूर है और बिल्कुल। जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया था, मतलब जिसके लिए हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया गया उसमें एक आज़ाद अदालत का और अदालती निज़ाम का तसव्वुर किया गया था, उसकी लोगों ने लड़ी, उसके लिए जानें दी लोगों ने, अपनी जानें कुर्बान की। तो हुँ, वो होना चाहिए, लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि हम देखते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब जो निचली अदालतें हैं जो मतलब लोकल लेवल के कोर्ट्स हैं, उससे हुँ, लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उस पर जिस आज़ादी के साथ और जिस ईमानदारी के साथ मुकदमों में फैसला करना चाहिए और जिस तरह से क्योंकि एक आम शहरी के लिए, एक आम हिंदुस्तानी शहरी के लिए अदालत जो है वो एक एक तरह से आखिरी मतलब एक आखिरी उम्मीद होती है और हुँ, जब वो वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है या इंसाफ होने की अ उम्मीद इंसाफ की होता जाए। हुआ नहीं दिखता है तो उनको बड़ा फिर उनके पास कुछ ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं रह जाती। हुँ, सियासतदान और जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी तंज़ीमें हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे तो बहुत पहले लोग बज़्ज़न हो चुके हैं। लेकिन अभी जी, भी अदालती निज़ाम को लेकर के तो ये अदालत पर भी ज़िम्मेदारी अदालतों पर भी और हमारे जो अदालतों में जो लोग बैठे हैं ख़ास तौर पर जजेस, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसकी तरफ और मुझे लगता है कि मौलाना की इस तकरीर को जिसका कि बहुत पहले अंग्रेज़ी तर्जुमा भी हुआ था और अब उस तरह से ईज़िली अवेलेबल नहीं है वो तर्जुमा। तो उसको खुद जो जजेस हैं हमारे कोर्ट्स के, उनको पढ़ना चाहिए। हुँ। जी, और मौलाना का जो तसव्वुर इंसाफ था, वो भी इसमें हुँ, बिल्कुल झलकता है। मौलाना हुँ, को जैसा कि आपने शुरू में कहा भी कि मौलाना को हम मुहद्दिस, मुफस्सिर, माहिर तालीम और एक बहुत शानदार मुक़र्रिर, सहाफ़ी और बहुत सारे उनके पहलू वो जानते हैं। लेकिन ये जो पहलू है उनका और ख़ास तौर पर जो इसमें उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस पेश किया है उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है ख़ास तौर पर जो उर्दू तबका है, जो उर्दू से वाकिफ़ एक वजह ये भी रही कि ये बहुत आम नहीं हो पाए इसलिए कि ये उर्दू में और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौलाना की जो उर्दू है उसको ट्रांसलेट करना एक मुश्किल काम है। लेकिन हुँ, अच्छी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि अब हाल-फिलहाल में कोई 1 साल में उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, लेकिन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अगर हम कहें, जिन्होंने इस तकरीर को मशहूर बनाने में या फिर से इसको डिस्कशन का मौजू बनाने में अहम रोल अदा किया, वो हैं एजी नूरानी साहब। एजी नूरानी साहब की एक किताब है जिसका हवाला भी मैंने हुँ, अपने मज़मून में दिया था पॉलिटिकल ट्रायल्स के ऊपर। जी, उसमें इन्होंने इसका तफ़सील से ज़िक्र किया है और उसमें इसके ट्रांसलेशन का एक बड़ा हिस्सा भी वहाँ उसमें उसमें मौजूद है। तो जी, वो उनका है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसका अभी हाल-फिलहाल में हमारे एक जानने वाले ने इसको हिंदी में भी लाने की कोशिश की है हुँ, और बड़ी खुशी होगी कि अगर इसको कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, दूसरी ज़बानों में बांग्ला और ख़ास तौर पे बांग्ला में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बंगाल का मामला रहा है। ये कलकत्ते का केस था। ये तकारीर उन्होंने हुँ, कलकत्ते में की थी और वहीं हुँ, उनके ऊपर वहीं की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया था। जी।
मैं पूछना चाह रही थी मेहताब आलम साहब आपसे, जी। इस तरह की तकारीर निसाबों में क्यों नहीं शामिल की जा सकती हैं? मुझे नहीं पता कि क्यों शामिल नहीं की जाती, निसाब की बात तो दूर, पर मौलाना की जो चीज़ें शाये हुई हैं हिंदुस्तान के हुँ, अलग-अलग उसमें भी अगर आप इसको तलाशने की कोशिश करें तो आपको नहीं मिलेगी। मसलन उनकी जो चीज़ें शाये हुए, चाहे हिंदी में, चाहे उर्दू में, चाहे अंग्रेज़ी में या दूसरी ज़बानों में, मैंने तलाशने की कोशिश की, मैं सिर्फ़ 3 ज़बानें जानता हूँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी। मुझे कहीं ये चीज़ मैं नहीं तो मुझे लगता है निसाब तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और जो अभी जिस तरह का माहौल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ निसाब में शामिल की जा सकेगी। हुँ, लेकिन हुँ, निसाब से पहले मुझे लगता है कि कम से कम जो मौलाना की और चीज़ें जो छाप रहे होते हैं या हुँ, हर साल जो मौलाना पर घिसी-पिटी बातें कह रहे बिल्कुल। होते हैं कि हुँ, उन्होंने इतने आईआईटी बनवाए और आईएम ये बनवाए और वो यकीनन बनवाए, उसमें कोई वो लेकिन कितने साल तक हम सिर्फ यही बातें कहते रहेंगे? और ऐसा लगता है कि मौलाना सिर्फ माज़ी के लिए ही मतलब उनकी अहमियत थी। हुँ, अभी मतलब मौजूदा दौर में उनकी वो अहमियत नहीं रही और मौजूदा दौर में भी हम सिर्फ उनको तालीम और उनके तालीमी जो जी, नज़रियात थे, उन तक महदूद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि निसाब में शामिल करने से पहले मुझे हुँ, लगता है कि इसको एक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएँ और मैं आपको हुँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सालार डिजिटल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं, वो इसको आगे बढ़ाएँगे क्योंकि एक प्रोग्राम मतलब इस तरह का एक डिस्कशन करना काफ़ी नहीं होगा। और भी लोगों बिल्कुल। से था और दूसरी अलग-अलग ज़बानों में क्योंकि उर्दू जो पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, वो तो किसी न किसी हद तक इस टेक्स्ट से या जो तकरीर है, उससे फ़ायदा उठा लेंगे। हुँ, लेकिन जो दूसरी ज़बान के जानने वाले लोग हैं और जिनकी हुँ, बड़ी तादाद है, हाँ, उर्दू से भी बड़ी तादाद है। मसलन अगर हम कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में बहुत कम लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन जो जी, कन्नड़ा बोलने वाले अहबाब हैं हुँ, जो ख़वातीन व हज़रात या बच्चे हैं, तो हुँ, अगर इसका एक जिस्ट कन्नड़ा में आ जाए या फिर तेलुगु में आ जाए या तमिल में आ जाए, मलयालम हुँ, में आ जाए, तो वो मुझे लगता है एक बड़ा और जो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मसलन अगर कोई है जिनको उर्दू और तमिल या तेलुगु या कन्नड़ा मतलब कोई भी हुँ, चीज़ है, तो वो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए 2 मिनट का वीडियो या इसका कोई हिस्सा ट्रांसलेट करके किसी वेबसाइट में छपवाएँ या किसी रिसाले में छपवाएँ या आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करें। हुँ, तो हुँ, ये इस तरह की चीज़ मुझे लग रहा है और एक बार जब मुझे लगता है कि एक बार जब ये एक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगा, तो मुझे हुँ, लगता है कहीं न कहीं एक तो अ फिर निसाब में शामिल करने और करवाने के लिए भी उससे राहें हमवार होंगी। जो उर्दू अकेडमीज़ है, शायद उनकी भी तवज्जो इसकी तरफ जाएँगी और जो लोग अपने आप को मौलाना आज़ाद के क्या नाम है माहिरीन और जो अपने आप को उनकी लेगेसी को आगे ले जाने का दावा करते हैं, शायद उनकी भी नज़र इस पे जाए। हाँ, तो यकीनन। वो तो शायद हमारे और आपके बहैसियत सहाफ़ी हमारे और आपके मतलब कुव्वत में नहीं है। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको निसाब में शामिल करवा सकें। हुँ, लेकिन इसको आम लोगों तक पहुँचाने का काम तो शायद हम कर सकते हैं। जी, ज़रूर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कन्नड़ा में भी कम से कम हो ही जाए और जी। कहीं से वेबसाइट्स पर इसको शाया कर सकें हम। बहुत, बहुत अ, अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक मतलब मेरी राय में मौलाना आज़ाद को खिराज तहसीन या अक़ीदत का इससे अच्छा तरीका आज के वक़्त में और कोई नहीं हो सकता। जी। मेहताब आलम साहब, आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे मौलाना आज़ाद के अ, सिलसिले से? उनके नहीं, मुझे मतलब एक तो मैं पैगाम देने लायक हूँ नहीं, मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं कोई पैगाम दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा पढ़ने-लिखने का सिलसिला कम हो गया है।
और मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद को पढ़ना चाहिए। अगर आपकी इस्लामियात में दिलचस्पी है, तो उनकी तफ़सीर पढ़ें। आपकी सियासियात में दिलचस्पी है, तो उनके तकारीर पढ़ें, उनके खतूत पढ़ें। हाँ, दूसरी अगर आपकी दिलचस्पी तालीम के मैदान में है, तो उनके जो तालीमी नज़रियात थे, उनको पढ़ें। जिस जिस भी मैदान में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मसलन कानून और इंसाफ के निज़ाम और इंसाफ के तसव्वुर, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, तो कौल फैसल पढ़ें। मुझे लगता है उसको पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि उससे क्या सीखा जा सकता है और उसकी बुनियाद पर न सिर्फ सीखा जा सकता है, अ, अमल क्या किया जा सकता है, क्योंकि तकरीरों से मामले का कोई हल नहीं होने वाला है। ऐसा हुँ, मतलब हम कब तक तकारीर करते रहेंगे और कब तक ये कहते रहेंगे कि मौलाना आज़ाद बहुत मसलन उनकी सहाफ़त से सीखे हम, जो उन्होंने सहाफ़त की अल-बलाग और अ, हुँ, अल-हिलाल के ज़रिए या फिर बाद में भी जो लिखते रहे, उसको पढ़ें और देखें कि कैसे जो जिन जिन हालात में वो सहाफ़त कर रहे थे और तमाम तर मुश्किलात और अज़ियतों और तमाम तर जो वसाइल की तंगी, अक्सर हमारे जो अहबाब हैं, वो वसाइल की तंगी का जी, रोना रोते रहते हैं, हम लोग हुँ, अक्सर रोना रहते हैं। उसका हक भी है। हाँ, हुँ, यकीनन हमारे पास वसाइल कम है, बट बावजूद इसके कि वसाइल मौलाना के पास भी कम थे और लोगों के पास। बिल्कुल, हम हुँ, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको नज़रबंद भी किया गया, सारी चीज़ें हुई। अ, और ये भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं क्योंकि अ, हम नाज़रीन को ये भी समझना होगा कि मौलाना ने किस तरह से मस्जिदों की और जुमा के खुतबात को समाज में के अंदर जो और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में जो खराबियाँ आ गई हैं, उसको दूर करने की कोशिश की और अमन, भाईचारा, कौमी यकजहती उसका पैगाम आम करने के लिए जिस तरह से मस्जिद के मिंबरों का इस्तेमाल किया और हुँ, मस्जिद के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया तालीम को आम करने के लिए, लोगों को एक साथ जुड़ने के लिए। तो वो हुँ, सब चीज़ें उनकी तरफ मुझे लगता है अगर हम मुताला करें और चीज़ों को पढ़ें, तो शायद उससे फ़ायदा होगा। और जो मौलाना ने पढ़ना काफ़ी नहीं, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा अगर मुझे कोई पैगाम देना है, तो ये कि पढ़ने से आगे अ, 1% ही जो हमारी क़ुव्वत और जो हमारी हैसियत के अंदर हो, अगर हम अमल कर पाएँ, तो यही हुँ। हमारी सबसे बड़ी ख़राज अक़ीदत होगी मौलाना के तईं। बहुत-बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब आपका भी हमारे साथ बहुत-बहुत जुड़ने के शुक्रिया लिए कविता। और हमें देश भर मालूमात फ़राहम करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप